हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत हमारा सेशन अर्थशास्त्र पर चल रहा था। अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र प्रथम पर, जिसके अंतर्गत हम दोस्तों 2 क्लास अभी तक ले चुके हैं। सॉरी, 4 लेक्चर समथिंग हो चुके हैं, जिसमें वैसे तो कहा जाए कि हमारा पहली ही इकाई अभी तक चल रही है। पहली इकाई का दोस्तों ये हमारा लास्ट वीडियो आज का हो सकता है। इसमें हम पहली इकाई को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लास्ट की हमने कक्षाओं में डिस्कस किया था कि आर्थिक विकास क्या होता है और आर्थिक समृद्धि क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में हमने विस्तार से जानने का प्रयास किया। साथ ही साथ में हमने उसका तुलनात्मक अध्ययन भी देखा। वहीं दोस्तों, आज हम बात करेंगे विकासशील या अर्धविकसित देशों के बारे में कि एक्चुअली अर्धविकसित देश होते क्या है, विकासशील देश होते क्या है, ये विकसित देशों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की दोस्तों हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक्चुअल में किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये हो सकता है दोस्तों कि इस यूनिट में, हमारी जो प्रथम यूनिट है, इस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए 1 या 2 वीडियो और आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। लगभग मैंने आपको हमने जब सिलेबस डिस्कस किया था उसी वक्त मैंने आपको क्लियर बताया था कि सिलेबस डिस्कस करते समय बताया था कि लगभग 5 से 6 वीडियो में ही हमारा पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहला टॉपिक आता पहली इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों 3-4 वीडियो के अंतर्गत ही हर एक हमारी इकाई कंप्लीट होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें आज का एक वीडियो मान लीजिए और एक नेक्स्ट वीडियो और मान के चलिए, लगभग 2 वीडियो में तो मैं आपको ये यूनिट कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी क्लास को। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज इससे पहले के जो पार्ट 2 और 3 बनाए हैं हमने, अगर आप सिलेबस डिस्कस का अगर वीडियो नहीं भी देखते हैं पार्ट 1 तो चलेगा, लेकिन पार्ट 2 और पार्ट 3 जो जस्ट इससे पहले डल चुके हैं उनको आप एक बार जरूर देख लें। अगर वो देख लेंगे दोस्तों तो वो कंप्लीट इसके लगभग काफी सारे कंसेप्ट उसमें क्लियर आपके हो चुके होंगे। ठीक है, और आज हम उसी प्रकार से बात करेंगे हम आर्थिक अर्थव्यवस्था में अल्प विकसित और विकासशील देशों के बारे में कि एक्चुअली क्या होते हैं ये अल्प विकसित और विकासशील देश। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। अगर इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे कमेंट करते रहिए, है ना। कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, कहीं भी अगर कोई कंफ्यूजन आ रही हो तो कोशिश करूंगा कि मैं, और वैसे ही मैं ना हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूं। ठीक है, आप कभी भी किसी भी वीडियो पर आप कमेंट करते हैं दोस्तों तो मैं उसका जवाब जरूर देता हूं, है ना। तो आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो दोस्तों आज के हमारे इस सेशन में और देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अल्प विकसित और विकासशील देश दोस्तों, अल्प विकसित देश जो होते हैं, अल्प विकसित देश ये छोड़िए, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये किस प्रकार की धारणा होती है, तो हम सिर्फ आज जो जानेंगे ना, सिर्फ इसकी विशेषताओं को देखेंगे दोस्तों। इसकी विशेषताओं के अंतर्गत हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को पूरी तरह समझ लेंगे, है ना, पूरी तरह हमारी ये समझ आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर करे हम बढ़ते हैं अपने सेशन में, जिसमें आज हमारा डिस्कस होने वाला है अल्प विकसित और विकासशील देशों से संबंधित। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें बात करेंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, एक्चुअल में क्या है ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। देखिए, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार आप पढ़ लीजिए, ये आपको एक बार में कंप्लीटली समझ आ जाएगा, है ना। आप पढ़ भी सकते हैं, और उससे पढ़ने से पहले एक बार से सुन लीजिए नॉर्मली, कुछ भी नहीं दोस्तों। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब आप भली भांति प्रकार से समझते हैं, बस आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। अब जैसे ही मैं आपको बताऊंगा ना, आप पूरी तरह से कंप्लीटली समझ जाएंगे कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था एक्चुअल में क्या होती है। देखिए, हम 2 प्रकार की धारणाओं को लेकर चलते हैं। जब भी अर्थव्यवस्था की बात आती है तो 2 प्रकार की धारणाएं होती, कौन सी? एक होती है अल्प विकसित अर्थात अर्ध विकसित, अल्प विकसित, विकासशील, ये सब एक ही है। ठीक है, और एक होती है विकसित। ठीक है, हाँ कहीं कहीं पर ये शब्द का प्रयोग होता है कि जो अविकसित कुछ अर्थव्यवस्थाएं होती है, फिर एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था होती है, और एक होती है विकासशील फिर विकसित। तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, आप बस 2 शब्द याद रखिए, अल्प विकसित
अल्प विकसित को ही हम यहाँ पर अर्ध विकसित बोलेंगे और उसी को हम विकासशील बोलेंगे, ठीक है। और एक तरफ होती है विकसित अर्थव्यवस्था। जैसा कि शब्द से ही आप समझ पा रहे हैं कि अर्ध विकसित अर्थात आधी विकसित हुई अर्थव्यवस्था, ये शब्द बोल रहा है, ठीक है। और वहीं विकसित अर्थव्यवस्था अर्थात कि वो अर्थव्यवस्था या वो देश जो पूर्णतः विकसित हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए, अगर इसी में अगर हम शब्दों की गहराई में जाते हैं, कौन से शब्दों की गहराई में, कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत समझिए अच्छे से कि अगर अपनी भाषा में अगर हम नॉर्मली भी बात करें तो क्या हो सकता है। अरे भाई, अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था अगर किसी देश की है तो वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर क्या कारण होंगे, उसके किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होगी वो। तो सबसे पहली बात देखिए कि वहां पर गरीबी होगी, ठीक है। गरीबी क्यों होगी, वही वहां जनसंख्या ज्यादा होगी, है ना। उद्योगीकरण वहां का कम हुआ होगा, है ना। और जो वहां की अर्थव्यवस्था होगी वो कृषि पर आधारित होगी, ठीक है। जनसंख्या अधिक होना, उद्योगों का कम होना और वहीं कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था का होना, स्वास्थ्य क्षेत्र कमजोर होना, ट्रांसपोर्टेशन कमजोर होना, ठीक है। इस प्रकार की कई प्रकार की वहां उस देश में उस अर्थव्यवस्था के अंदर जो है समस्याएं पाई जाती है और उस समस्याओं के कारण ही उसको दोस्तों हम अल्प विकसित देश बोलते हैं। समझ गए आप। तो देखिए जिस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है कि दोस्तों जहां विकास बहुत ही कम हुआ हो, ठीक है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें का विकास बहुत कम हुआ हो, या फिर जो अभी विकास की प्रक्रिया में लगा हुआ है, ठीक है। और वहीं अगर विकसित देशों के साथ हम उसकी अगर तुलना करें तो दोस्तों तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आय, जो हम कल बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय जो कि आर्थिक वृद्धि का सूचक होती है, वो अगर कम होगी तो भी दोस्तों वह अर्थव्यवस्था अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था ही कहलाएगी, ठीक है ना। तो उसके अलावा धन का असमान वितरण भी इसकी एक समस्या हो सकती है, बेरोजगारी इसकी समस्या हो सकती है, जनसंख्या की अधिकता इसकी एक समस्या हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार की कई सारी समस्याओं से घिरा होना ही दोस्तों अल्प विकसित। ओके, तो इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की परिभाषा अर्थ कंप्लीट हो जाता है। और वही अगर परिभाषा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक वाइनर के अनुसार एक परिभाषा दी गई है जिसमें कहा गया है, उनके ही शब्दों में समझते हैं, पढ़ते हैं इसको। अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसके अंतर्गत आर्थिक विकास की संभावनाओं का अभी पूर्ण संशोषण नहीं हो पाया है, कि आर्थिक जिन संसाधनों के कारण या जिन संसाधनों की सहायता से अर्थव्यवस्था की प्रोग्रेस होती है, उन्नति होती है, अभी उनका शोषण पूर्णतः नहीं हो पाया है। वो अर्थव्यवस्थाएं मतलब अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हो जाता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ। क्या इसमें कोई डाउट और कोई बचा है क्या, ठीक है। अब अगर इसी का हम उल्टा कर देते हैं तो वो विकसित अर्थव्यवस्था हो जाती है जहां बेरोजगारी ना के बराबर हो, जनसंख्या नियंत्रण में हो, जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रण में हो, ठीक है। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय उच्च हो, प्रति व्यक्ति आय भी उच्च हो। जितनी प्रकार की समस्याएं अल्प विकसित देशों में पाई जाती है वो सारी समस्याओं को आप वहां से हटा देंगे तो वो अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आ जाएगी। ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगर आपको अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ समझ आ चुका है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते चले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक की, एक तरह से कह सकते हैं कि टॉपिक की एक आत्मा है पूरा अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं की बात करते वक्त दोस्तों हमें सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट फोकस करना है इसकी विशेषताओं पर करना है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था इसकी ऐसी कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हो सकती है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती है, कौन कौन से तत्व हो सकते हैं जिस पर आधारित होकर के ये अर्थव्यवस्था अभी भी अल्प स्तर की ही बनी हुई है, क्यों इसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, या ऐसे कौन से तत्व है जो ये निर्धारित करते हैं कि ये अर्थव्यवस्था अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था है, अभी ये डेवलप नहीं हुई है, ये डेवलप हो रही है या अल्प डेवलप है ना। तो ऐसे कौन से तत्व है, तो मेरे प्यारे साथियों यही तत्व यही विशेषताएं होंगी और साथ ही यही लक्षण होंगे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत जब हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत दोस्तों इसके तत्व, निर्धारक तत्व अर्थात कौन से ऐसे तत्व है जिसके आधार पर निर्धारित होता है कि ये अल्प विकासशील अर्थव्यवस्था है
ठीक है। और दूसरी बात कि इसकी जो विशेषता है और लक्षण है, ये तीनों दोस्तों एक साथ ही इसके अंतर्गत आएंगे, इसमें कोई डिफरेंस इन तीनों में नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। क्या क्या? तत्व, विशेषताएं और लक्षण, तीनों को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें लगभग हम जो है 7 पॉइंटों के अंतर इसको जो है डिटेल करके पढ़ने वाले हैं। इन 7 पॉइंटों के अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कि इसकी आर्थिक विशेषताएं किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक जो विशेषता है दोस्तों किस प्रकार की होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे जनसंख्या संबंधी कौन कौन सी विशेषताएं अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं की हो सकती है, वहीं तकनीकी विशेषताएं क्या हो सकती है, सामाजिक विशेषताएं क्या हो सकती है, राजनीतिक विशेषताएं क्या हो सकती है, धार्मिक विशेषताएं क्या हो सकती है, या फिर अन्य और कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो इनको अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखती है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनको हम जो है डिटेल करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक विशेषताओं के बारे में कि क्या है आर्थिक विशेषता, है ना दोस्तों। तो इन आर्थिक विशेषताओं के अंतर्गत हम 8 पॉइंटों को देखेंगे और इन 8 पॉइंटों के माध्यम से समझेंगे कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, है ना, ऐसे कौन कौन से तत्व है और कौन कौन से लक्षण है। ये 8 पॉइंट है दोस्तों, जिसके माध्यम से हमारी जो आर्थिक विशेषता है इसकी वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों जनसंख्या वृद्धि। देखिए, ये जो पूरा ही टॉपिक है विकासशील अर्थव्यवस्था पर, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो उलझने वाली हो, जो आपको पढ़ते वक्त उलझा दे या कुछ समझना है इकोनॉमिक्स। लेकिन एक तरह से ये जो पूरा चैप्टर है ये वाला पूरा समाज शास्त्र के समान ही है, जिसको आप एक बार ढंग अच्छे से पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन शर्त तो बस वही है कि इस पूरे टॉपिक को एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए। जिस प्रकार से मैं वीडियो में आपको शॉर्ट में लेकर आया हूँ, इसको एक बार मैं आपको समझा दूंगा तो दोस्तों आपको ये पूरा क्लियर होता चला जाएगा, है ना। जब आप बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं आएगी, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। ठीक, तो सबसे पहली जो हम इसमें बात करेंगे आर्थिक विशेषताओं की दोस्तों। तो आर्थिक विशेषता सबके सब पॉइंट अगर आप एक बार पढ़ के भी देखेंगे तो सब एकदम इजी है, जो कभी ना कभी आपने पहले भी कभी पढ़े हैं, या अगर नहीं भी पढ़ा है तो उसके बारे में आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानते जरूर है ना। तो इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, बस यहीं पे आपको शॉर्ट में समझाता चलूंगा इससे। और इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है दोस्तों, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है या कोई ऐसी दुविधा नहीं है जिसे आप समझ ना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए, आर्थिक विशेषता क्या हो सकती है। लगभग शायद हमने कल के लेक्चर या परसों के लेक्चर में हमने यही बात की थी कि विशेषताएं और जो महत्व होते दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था। और मैंने उस वक्त कहा था कि जो विशेषताएं हैं दोस्तों, विशेषताएं नेगेटिव और पॉजिटिव किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन जो महत्व होते हैं वो पॉजिटिव प्रकार के होते हैं, है ना। तो जो अभी जो हम आर्थिक विशेषताओं की बात कर रहे हैं तो ये नेगेटिव भी होगी और पॉजिटिव भी होगी। ठीक है, तो जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती है उनकी सबसे प्रथम जो विशेषता होती है दोस्तों, वो होती है आर्थिक विशेषताओं के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है, जिसको हम कमी भी कहते हैं, जिसकी हम उसकी कमियां भी कहते हैं, और इसी कारण से जनसंख्या वृद्धि दर पर कंट्रोल ना कर पाने के कारण ही दोस्तों गरीब देश आज भी गरीब बने हुए हैं, वो गरीबी के साइकिल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, किस कारण से? जनसंख्या वृद्धि दर पर कंट्रोल ना कर पाने के कारण, जनसंख्या नियोजन ना कर पाने के कारण, है ना। ऐसे विश्व में बहुत सारे देश हैं दोस्तों, ठीक है, जिसमें हम भी बिल्कुल ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, हम भी उसी के अंतर्गत आते हैं, है ना। इंडिया भी उसी में ही शामिल है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। अगर किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय अर्थात जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय का स्तर अगर कम है दोस्तों, अगर बहुत कम है, जिस प्रकार से कि WHO, अगर आप WHO के बारे में जानते होंगे दोस्तों, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए उसके मापदंड जो है फिक्स करता है ना। तो उसके अनुसार कुछ मापदंड फिक्स कर दिए जाते हैं कि अगर इस देश की, किसी भी देश की, अगर फलाने देश की अर्थव्यवस्था अर्थात की जीडीपी अगर इतने % पर रहती है तो ये अर्ध विकसित से विकासशील की ओर और विकासशील से जो है विकसित की ओर गमन कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है।
है ना, या फिर वो स्पष्ट बता देते हैं मापदंडों के माध्यम से कि अगर इससे ज्यादा, अगर जैसे मान लीजिए किसी की जीडीपी फिक्स कर दी कि 5%, अगर 5% से ज्यादा रहती है तो ही फलाना देश जो है आगे उन्नति मतलब प्रोग्रेस कर पाएगा, नहीं तो ये अल्प विकसित ही बना रहेगा। ठीक है, तो जो ये अर्धविकसित कंट्रियां होती है दोस्तों, इनकी एक सबसे बड़ी कमी ये भी होती है कि उनकी जो राष्ट्रीय आय होती है और प्रति व्यक्ति आय होती है वो हमेशा निम्न स्तर की बनी रहती है। ठीक है, तो दो विशेषताएं हो चुकी, जनसंख्या वृद्धि जो कि नेगेटिव है, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का कम रहना। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि की प्रधानता। तो दोस्तों देखिए, ये छोटी सी बात है, बेसिक है, लगभग आप जानते भी हैं इसको, इस पॉइंट को और आप अपनी विशेषताओं के अंदर ऐड कर लीजिए कि वो सभी देश दोस्तों जिसकी पूरी जीडीपी, जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्धारित होती हो, कृषि पर ही निर्भर हो, तो वो अर्थव्यवस्था हमेशा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ही गिनाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, क्यों गिनाई जाएगी? क्योंकि देखिए कि जब तक किसी देश का औद्योगिकरण नहीं होता है, जब तक किसी देश का औद्योगिकरण नहीं होगा, तब तक उसका दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत उसका निर्यात जो रहेगा ना, वो लगभग ना के बराबर रहेगा, बिल्कुल जीरो के समान रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। क्योंकि खाद्यान्न का उत्पादन वो कितना भी कर ले, लेकिन इतना ज्यादा वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जिससे कि और अन्य वस्तुओं की अपेक्षा वो उसमें जो है बराबर अपना जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलन बना सके, इतना नहीं कर पाते हैं। चाहे कितना भी हम कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, कितनी भी कृषि का प्रोडक्शन कर ले, कितना भी उत्पादन कर ले कृषि फसलों का, तो उन कृषि फसलों का या कहें कि खाद्यान्न फसलों का इतना ज्यादा निर्यात वो देश नहीं कर सकता जितना कि वो आयात अन्य वस्तुओं का करता है ना। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, तो इसलिए कहते हैं कि जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है या कृषि पर निर्धारित है दोस्तों, वो हमेशा तब तक वो विकासशील अर्थव्यवस्था ही बनी रहेगी। विकासशील अर्थव्यवस्था से बाहर निकल के और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आने के लिए सबसे बड़ी चीज चाहिए कि वो औद्योगिकरण, उसमें उस देश ने औद्योगिकरण की नीति को अपना लिया हो, औद्योगिकरण उसने करना शुरू कर दिया। ठीक है, और औद्योगिकरण की भी बहुत सारी शर्तें होती है दोस्तों, वो सारी शर्तों को भी उसको पूरा करना पड़ेगा अगर औद्योगिकरण कोई देश अपने यहाँ पर लेकर आता है तो। अब वो कौन कौन सी शर्तें हो सकती है, वैसे तो ये टॉपिक हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका एक पूरा एक समझ बन जाएगी, इसलिए थोड़ा सा बताता हूँ। मान लीजिए कि अगर किसी देश को अगर औद्योगिकरण की नीति लेकर आनी है तो उसे उस देश की बैंकिंग सुविधा बहुत अच्छी करनी होगी, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो है उनका वो बहुत अच्छा करना होगा, बैंकिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटलों की व्यवस्था उसको करनी होगी क्योंकि बहुत सारे वर्करों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। वर्करों की हेल्थ की भी आवश्यकता है, उनको शिक्षित करने के लिए एजुकेशन संस्थाओं का, अच्छे संस्थाओं का जो उनको वहाँ गठन करना होगा। इस प्रकार की बहुत सारी डिमांड्स होती है जिसके माध्यम से उद्योगीकरण उस देश में आता है। ठीक है, तो बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे कि अब मैं अगर एग्जांपल भी ले दोस्तों, तो अफ्रीका महाद्वीप में जितने देश आते हैं लगभग कुछ देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो सबके सब दोस्तों इन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कृषि प्रधान जो अर्थव्यवस्था होती है, जो देश होता है, वो विकासशील देश ही होता है दोस्तों। तो ये सब हमारी आर्थिक विशेषताओं के अंतर्गत आती है। पॉइंट नंबर 4 में हम देखते हैं कि आय का असमान वितरण। आय का असमान वितरण में लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा चुका था कि आय का असमान वितरण किस प्रकार से होता है। आय का असमान वितरण होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी देश में उस सार्वजनिक जो पूंजी होती है दोस्तों, उस सार्वजनिक पूंजी पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार है। वर्ग विशेष, जैसे कि अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत की बात करते हैं तो भारत में जितनी सार्वजनिक संसाधन है दोस्तों, उस संसाधन में लगभग 2% लोगों का 90% अधिकार है। समझिए कि जैसे मान लीजिए पूरा एक देश है, उस देश में कुछ पूंजीपति वर्ग है, ठीक है, उस पूंजीपति वर्ग के पास में पूरी पूंजी पर एक अधिकार हो जाता है और जो आम जनता है उसके लिए दोस्तों जीवन यापन करना भी मुश्किल हो जाए, तो उसी को बोलते हैं पूंजी का असमान वितरण। ठीक है, तो हर एक उस देश को जो विकसित होना चाहता है उसकी पहली कंडीशन ये भी हो सकती है कि वो उस देश में पूंजी का समान वितरण करे।
ताकि वहां पर अमीर और गरीब के बीच में ज्यादा अंतराल ना हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों चलते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी इन देशों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक हो सकती है। बेरोजगारी के कारण ही दोस्तों ऊपर की सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे जनसंख्या वृद्धि दर, बेरोजगारी बिल्कुल इसको इफेक्ट करती है। ठीक है, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय प्रत्यक्ष रूप से इफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है। कृषि की प्रधानता दोस्तों, कृषि की प्रधानता कब होगी? जब किसी व्यक्ति के पास में कोई कार्य करने के लिए कोई अन्य कार्य नहीं होगा तो वो क्या करेगा? कृषि की ओर मूव करेगा। वो कृषि की मूव करेगा तो वो कृषि पर ही आधारित अर्थव्यवस्था बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों ये जो बेरोजगारी आय का समान वितरण को भी निर्धारित करती है। ठीक है, तो बेरोजगारी को कम करना भी इनकी पहली शर्त हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण दोहन नहीं किया जाता। जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा था परिभाषाओं के अंतर्गत कि वाइनर के अनुसार, वाइनर साहब ने क्या बोला था कि वो सभी अर्थव्यवस्थाएं जिन्होंने अभी तक अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण शोषण नहीं किया है वो सभी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 भी यही बोलता है दोस्तों कि अगर प्राकृतिक संसाधनों का, जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि उनके पास कोयला है, उनके पास तेल है, जो अभी भी उनकी जमीन में गड़ा पड़ा है, उसको वो ठीक से निकाल नहीं पा रहे हैं, उनका संशोधन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहे कि उसकी जो कुछ धातुएं होती है, बहुत सारी चीजों की, बहुत सारे संसाधन दोस्तों हमारी पृथ्वी के अंदर से हमें प्राप्त होते हैं, उनका यूटिलाइजेशन करना, एक उचित तरीके से यूटिलाइजेशन करना भी देश के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और उस चुनौतीपूर्ण कार्य को कितनी सक्सेसफुली तरीके से वो देश कर पा रहा है ये निर्भर करता है कि वो विकसित बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक साधनों का पूर्ण दोहन भी ये कंट्रियां नहीं कर पाती है, देश नहीं कर पाते हैं, इस कारण से ही ये अल्प विकसित या अर्ध विकसित की साइकिल से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते। ठीक है, नेक्स्ट है पूंजी निर्माण की गति धीमी होती है। दोस्तों पूंजी निर्माण की गति बेसिकली बात है यार, जब अगर राष्ट्रीय आय ही कम होगी, जैसे मान ली प्रति व्यक्ति आय अगर कम होगी, उसको इतनी इनकम नहीं है कि वो अपना जीवन यापन भी ठीक से चला पा रहा है, तो वो किस प्रकार से अपनी बचतों को बैंकों में जमा कर पाएगा? वो पैसा तो सेव कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास उतनी ही इनकम हो रही है जिससे वो सिर्फ जैसे तैसे करके अपना परिवार का जो है जीवन यापन चला पा रहा है, अपना गुजर बसर कर पा रहा है। तो इसी स्थिति में वो पैसा सेव नहीं कर पाएगा। तो जब पैसा सेव नहीं होगा, पैसा बैंकों में जमा नहीं होगा दोस्तों, तो बैंक के भी पूंजी निर्माण का कार्य नहीं कर पाएंगी। और जब किसी देश में पूंजी निर्माण का कार्य नहीं होता है तो उसकी राष्ट्रीय आय भी टफ होने लगती है, उसकी जीडीपी ऑटोमेटिक गिरने लगती है। ठीक है, तो ये सारी जो कमियां होती है दोस्तों, इनको किसी न किसी प्रकार से दूर करना ही इन देशों की सबसे बड़ी चुनौतियां होती है। उद्योगों की गति भी बहुत धीमी होती है, इसको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, इस आर्थिक विशेषताओं के अंतर्गत क्या कहें कि इस टॉपिक से अंतर्गत किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, तो मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन भी देने का आपको प्रयास किया है। अब मैं हर स्लाइड में आपको एक क्वेश्चन दिया करूंगा, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से आपको अपने नोट्स में इन क्वेश्चनों को भी नोट करेंगे। विकासशील देशों की आधारभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सुनिए, जो आधारभूत शब्द लिखा हुआ है ये आधारभूत विशेषता, आधारभूत विशेषताओं के अंतर्गत जितनी भी प्रकार की विशेषताएं हम बात करने वाले हैं वो सारी विशेषताओं को आप इस आधारभूत के शब्द के साथ रख सकते हैं। जैसे आर्थिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या सामाजिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर राजनीतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर धार्मिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर प्रौद्योगिकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रकार की जितनी भी विशेषताओं का हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं उन सभी विशेषताओं पर यह क्वेश्चन फिट बैठ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आप से भी हमें बनाना होता है और आपको बनाने का प्रयास करना चाहिए। और जब आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना शुरू करेंगे तो आपका टॉपिक अपने आप क्लियर होकर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट था जनसंख्या संबंधी विशेषताएं। जनसंख्या संबंधी विशेषताएं ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, 3 पॉइंट में बात करूंगा और शॉर्ट में बात करूंगा, आप समझते चले जाएंगे। जनसंख्या वृद्धि की गति जो है बहुत ज्यादा तीव्र होती है। जो अल्प विकसित देश होते हैं वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तीव्र होती है, बहुत ज्यादा तीव्र होती है। वहां पर जो जनसंख्या नियोजन
की जो प्लानिंग होती है सरकार की, वो वहाँ पर टफ पड़ जाती है और वहाँ पर संसाधनों से अधिक जनसंख्या बढ़ने लगती है, जिससे उन संसाधनों पर दबाव बढ़ने लगता है दोस्तों, जिस कारण से वो अर्थव्यवस्था कभी भी अपने उस अर्थ विकसित साइकिल से बाहर निकल ही नहीं पाती है, उसी में बनी रहती है, उनकी जीडीपी कभी भी विकसित नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करिए अकुशल और अशिक्षित जनसंख्या। देखिए, जनसंख्या का ज्यादा होना, जनसंख्या का बढ़ना अपने आप में अभिशाप नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किसी देश में जनसंख्या ज्यादा है तो वो देश को टफ कर देगी। नहीं दोस्तों, अगर उस देश की जनसंख्या को और अच्छे से मैनेज कर दिया जाए, मैनेज का अर्थ होता है कि एक शब्द होता है मानव संसाधन, अगर उसी जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उससे बेहतर अर्थव्यवस्था भी कुछ हो नहीं सकती है, जैसे कि आजकल चीन कर रहा है। चीन में दोस्तों जितनी जनसंख्या, उनको एक कुशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको शिक्षा अच्छी दी जा रही है, उसी प्रकार फाइनेंशियल फैसिलिटी दी जा रही है और बहुत अन्य इसी प्रकार की कई सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जा रही है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि उनका विकास होता है, उस कंट्री का विकास होता है और जीडीपी भी विकसित होने लगती है। तो अगर अल्प विकसित देश अकुशल की जगह कुशल और अशिक्षित की जगह शिक्षित लोगों को, शिक्षित जनसंख्या को बनाने लग जाए, जो भी जनसंख्या को उसको शिक्षित कर दे और अकुशल से कुशल बना दे, तो दोस्तों वो उस साइकिल से, उस पिछड़े हुए साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। परंतु ये देश ऐसा कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो पिछली आर्थिक व्यवस्थाएं पढ़ी थी, हमने आर्थिक विशेषताएं पढ़ी थी, वो कहीं ना कहीं इन चीजों से रोकती है इनको। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार होते हैं दोस्तों। तो अकुशल और अशिक्षित जनसंख्या भी इसका एक कारण है। नेक्स्ट है कार्यशील जनसंख्या का अभाव होता है। जब जनसंख्या अशिक्षित होगी, जब जनसंख्या अकुशल होगी दोस्तों, तो वो कार्यशील कैसे हो सकती है बताइए। ठीक है, तो जनसंख्या से संबंधित जो विशेषता है उसमें हमने 3 पॉइंट देखे हैं। उन तीनों पॉइंटों के अंतर्गत हमने देखा है कि पहला था कि जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति से होती है, दूसरा है कि वो जो जनसंख्या होती है वो अकुशल होती है और अशिक्षित होती है, और वहीं तीसरी बात हमने देखी थी कि जो अकुशल और अशिक्षित जनसंख्या है ये किसी प्रकार से जो है कार्यशील जनसंख्या के रूप में नहीं हो सकती, मतलब कार्यशील जनसंख्या का वहां अभाव होता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। एक क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ समझाइए, तात्पर्य क्या है, और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के निर्धारक तत्व एवं लक्षणों को समझाइए। तो क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले पॉइंट में बात की गई है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसका अर्थ बताना है और एक छोटी सी परिभाषा देनी है। साथ ही बात करना है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के निर्धारक तत्व दोस्तों, निर्धारक तत्व या लक्षण, और यही सब निर्धारक तत्व और लक्षण है। ठीक है, जो हम अभी बात कर रहे हैं, जो विशेषताओं की बात कर रहे हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि विशेषता, निर्धारक तत्व और लक्षण तीनों एक ही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है तकनीकी विशेषता। तकनीकी विशेषताओं के अंतर्गत छोटी छोटी सिर्फ 2 पॉइंट हैं और दोनों पॉइंट को भी आप समझेंगे दोस्तों, इसी में आपकी तकनीकी विशेषताएं कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले है कि प्राचीन विधियों का उपयोग। ये जो अल्प विकसित देश है दोस्तों, ये किसी बाहरी दबाव के कारण नहीं बल्कि स्वयं के दबाव के कारण ही अल्प विकसित बने होते हैं। क्यों बने होते हैं अल्प विकसित? क्योंकि ये जो है बाहर, उनके बाहर अर्थात विश्व में क्या चल रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। वो सारी परंपरागत जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, जो परंपरागत उनके तौर तरीके होते हैं अपने कार्य करने के, वो हमेशा उसी में उलझे होते हैं और उसी से बाहर नहीं निकल पाते हैं दोस्तों। और जब तक कोई परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसका विकास संभव नहीं होगा, है ना। ये वक्त की डिमांड है, ये वक्त की डिमांड है कि वक्त के साथ अपने आप में परिवर्तन को जो है हमें एक्सेप्ट, स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट जो होता है, ये वाक्य जो है, ये एक व्यक्ति पर भी लागू होता है और वहीं एक पूरी अर्थव्यवस्था पर भी लागू होता है कि जो कोई भी समय का चेंजेस, समय में का जो परिवर्तन है उसको स्वीकार कर लेता है वो अपना पूर्ण विकास कर सकता है, परंतु जो समय का चेंजेस या समय का परिवर्तन स्वीकार नहीं करेगा उसमें डेवलपमेंट होना संभव नहीं है। तो अल्प विकसित या अर्ध विकसित अर्थव्यवस्थाओं की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो उनकी सबसे बड़ी कमी ये भी होती है कि वो अपने परंपरागत तौर तरीकों को छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, वो न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और इसी कारण से वो पिछड़े ही बने रहते हैं।
ठीक है। तो ये है कि प्राचीन जो विधियां होती है वो उनका ही प्रयोग करते हैं, प्राचीन विधियों का प्रयोग करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने से हमेशा वो दूर रहते हैं या हमेशा उनसे बचते हैं। नेक्स्ट, अपर्याप्त परिवहन। दोस्तों अगर परिवहन जब इस प्रकार की कुछ टेक्नोलॉजी जैसे कि अपर्याप्त परिवहन, तो अपर्याप्त परिवहन इस पॉइंट के साथ हम और भी बहुत सारे पॉइंट जोड़ सकते हैं। मैंने जानबूझकर इनमें से हटाया है, सिर्फ 2 पॉइंट रखे हैं। जैसे अपर्याप्त परिवहन की आप बात कर सकते हो, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की आप बात कर सकते हो इसके अंतर्गत, अपर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं की आप इसके अंतर्गत बात कर सकते हो, अपर्याप्त शिक्षा संस्थाओं की आप बात कर सकते हो। इस प्रकार के जितने भी टॉपिक आपको दिमाग में है दोस्तों वो यहाँ पर फिट कर सकते हो, क्योंकि इन सब में टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। अगर आप शिक्षा देना चाहते हो तो शिक्षा में भी अब टेक्नोलॉजी लाने की आवश्यकता है। किसको? अल्प विकसित देशों को, है ना, तब जाकर के वो विकसित हो पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा से लेकर के हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में आज टेक्नोलॉजी की डिमांड है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा पॉइंट भी तकनीकी विशेषताओं वाला कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करें सामाजिक विशेषताओं की। दोस्तों क्या होती है सामाजिक विशेषताएं, जरा इस पे हम थोड़ा सा एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत सामाजिक विशेषताएं, तो दोस्तों सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत भी हम कह सकते हैं कि कुछ रूढ़िवादी परंपराएं होती है, कुछ स्त्रियों का निम्न स्तर होता है और अनार्थिक व्यय होते हैं। तो ये हम सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत सिर्फ 3 पॉइंटों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे जो इंपॉर्टेंट है इनकी स्थिति को अर्थ विकसित बनाए रखने के लिए। इसमें सबसे पहला देखा कि रूढ़िवादी परंपराओं का पालन। तो दोस्तों इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं होती है, कहें कि इस प्रकार के जो देश होते हैं ये कुछ इस प्रकार की रूढ़िवादी परंपराओं का पालन करते हैं, इसी कारण से ये अपने पिछड़ेपन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और इस प्रकार के देशों में दोस्तों स्त्रियों का स्तर निम्न होता है। स्त्रियों का स्तर निम्न होने का अर्थ होता है कि उनको वो सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जो एक सामान्य पुरुष को अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है। जबकि इस प्रकार की समस्याएं विकसित देशों में देखने को आपको नहीं मिलेगी, है ना। वो ये सी व्यवस्था अर्थात कि लिंग असमानता की जो विशेषताएं होती है, लिंग असमानता की जो ये समस्या होती है, ये समस्या सिर्फ हमें अर्ध विकसित या अल्प विकसित देशों में ही देखने को मिलती है। ठीक है। और अनार्थिक व्यय की जब दोस्तों हम बात करें कि अनार्थिक व्यय क्या होता है, तो अनार्थिक व्यय अर्थात ऐसा व्यय होता है दोस्तों जो न तो किसी भी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होता है, ना ही किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होता है, और ना ही किसी भी प्रकार से व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठाने के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है, और ना ही वो किसी भी समाज कल्याण की भावना से ओतप्रोत होता है, बल्कि वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो उन परंपराओं से बंधा हुआ हो। और परंपराओं के कारण ही दोस्तों, रूढ़िवादी परंपराओं के कारण ही वो कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो किसी के भी काम का नहीं होता है, वो पूरी तरह से व्यर्थ हो जाता है दोस्तों। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अनार्थिक व्यय। और इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं होती है वो इस प्रकार के व्यय में उलझी हुई होने के कारण ही जो है उनका विकास नहीं हो पाता है। ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक विशेषताएं। राजनीतिक विशेषताओं के अंतर्गत दोस्तों हम 2 पॉइंट यहाँ लेकर आए हैं, जिसमें एक है प्रशासनिक अकुशलता और एक है राजनीतिक अस्थिरता। तो प्रशासनिक अकुशलता की जब हम बात करते हैं तो प्रशासनिक अकुशलता क्या होती है दोस्तों? प्रशासनिक अकुशलता अर्थात ये कि जब प्रशासन कुशलता पूर्वक अपना कार्य ना कर सके तो उसी को बोलते हैं हम अकुशलता। ठीक है। तो ये प्रशासनिक अकुशलता आती कहां से है? तो प्रशासन को कौन संभालता है या कौन मैनेज करता है दोस्तों? तो राजनीति करती है ना। जिस प्रकार सरकार करती है, तो सरकार कहां से आती है? राजनीति से आती है। जब राजनीति में सरकार ही स्थिर ना हो, सरकार स्थिर होने का अर्थात ये है कि अगर मान लीजिए कोई सरकार चुनकर आती है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। ठीक है। सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन 5 वर्ष से पहले ही अगर वो सरकार गिर जाती है, सरकार हट जाती है, फिर कोई नई सरकार आ जाती है दोस्तों, तो इस प्रकार का जो परिवर्तन बीच बीच में होता रहता है, जो अस्थिरता आती रहती है, वही अस्थिरता प्रशासनिक अकुशलता के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है। नेक्स्ट है धार्मिक विशेषताओं का। दोस्तों बहुत सिंपल है धार्मिक विशेषता की। धार्मिक विशेषताएं क्या क्या धार्मिक विशेषता है कि कौन कौन सी धार्मिक रूढ़ियां हैं या कौन कौन सी धार्मिक परंपराएं हैं जिसके कारण से वो देश अपना खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है, अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहा है। ऐसी कौन कौन सी चीजें कि धार्मिक बहुत प्रकार की रूढ़ियां होती है दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट में मैंने आपको लिख दिया है, इसको वीडियो पॉज करके आप पढ़ेंगे तो भी आप समझ जाएंगे। ओके। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ अन्य विशेषताओं की दोस्तों। और ये हमारे इस क्लास की लास्ट स्लाइड है। 7 विशेषताएं हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें है संगठनात्मक क्षमता का अभाव। देखिए
अगर किसी अर्थव्यवस्था के अंदर संगठनात्मक भाव पाया जाए, संगठनात्मक भाव कहाँ पाया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? संगठनात्मक भाव वहां पाया जाएगा जहां संगठन होंगे, ठीक है। और संगठन कहाँ होते हैं कि संगठन उस अर्थव्यवस्था में या कहें कि उस देश में होंगे दोस्तों जिनको संगठन की आवश्यकता होगी। संगठन की आवश्यकता कहाँ होगी? अरे कृषि प्रधान देश में तो संगठन की आवश्यकता होगी नहीं, तो संगठन की आवश्यकता होती है औद्योगिकृत देशों के लिए, ठीक है। तो संगठनात्मक क्षमता का अभाव और साथ में दोषपूर्ण पर शुल्क और मौद्रिक संगठन, है ना। तो कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो दोषपूर्ण मौद्रिक संगठन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की ये जो ये क्षमताएं रखती है दोस्तों, जो ये विशेषता को या इस प्रकार की प्रवृत्तियों को फॉलो करते हैं, यही देश अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा। एक एक पॉइंट करके हमने समझने का प्रयास किया है, शॉर्ट में ही देखा है, कोई हमने ड्रिल नहीं किया है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लगभग 40 मिनट तक पहुंच चुके हैं हम, और लंबा होने का कारण यही था कि मैं चाहता था कि सारे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का दोस्तों एक ही वीडियो के अंतर्गत आ जाए, जिससे कि हमारा पूरा एक सोच बन जाए। तो अलग अलग वीडियो में एक टॉपिक को अलग अलग वीडियो में लाने से क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं हमारी लिंक टूट जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और बने रहिए चैनल पर। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अर्थशास्त्र पर भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक्चुअल में विकसित है या फिर विकासशील है, अर्थात अर्थ विकसित है। तो ये पता चलेगा हमको अगले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।